हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? सब बढ़िया? कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? आप लोग मेहनत कर रहे हैं ना? आप लोग खूब मेहनत करिए, खूब लिखिए, पढ़िए और बहुत आगे जाइए लिख पढ़ के, ठीक है? अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, अपने देश का नाम रोशन करिए और आप खुद तो रोशन होंगे ही होंगे, ठीक है? तो ठीक है बच्चों, आज जो है हम लोग बेटा इंटरफेरेंस का सेकेंड लेक्चर देखेंगे, ठीक है? इसके पहले मैं एक लेक्चर पढ़ाया जो कि कल अपलोड हुआ था, तो आप लोग पहले उसको जाकर देख लीजिए, ठीक है? फिर आप इस वीडियो लेक्चर पे आइए, क्योंकि अगर आप बेटा बेसिक लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपको समझने में कठिनाई होगी। देखिए भाई, मैं बोला हूं कि हर एक चैप्टर अपने कहीं ना कहीं पिछले वाले चैप्टर से, अपने पिछले वाले टॉपिक से, अपने पिछले वाले लेक्चर से कनेक्टेड होता है। जिन बच्चों ने 11th में अच्छे से नहीं पढ़ा, डायरेक्ट क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रहा होगा। कहीं वेक्टर का यूज आ जा रहा है, ठीक है? कहीं इंटीग्रेशन का यूज आ जा रहा है। खैर अभी वैसा तो इंटीग्रेशन का यूज नहीं आया, लेकिन यूज आ जा रहा है, तो उनके लिए प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, फिर भी मैं बता देता हूं थोड़ा बहुत जरूर उसके बारे में। लेकिन अगर वो चैप्टर्स वो बहुत डीप में पढ़े होंगे पिछले, तो ये चैप्टर्स पढ़ने में बिल्कुल उनको आसानी होगा और उनको मजा भी आएगा पढ़ने में, इंटरेस्ट आएगा उनको पढ़ने में। बात समझ में आ रहा है? तो आप प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पीछे के लेक्चर्स देख के ही इस लेक्चर्स को देखिए, ठीक है? ठीक है, आज बेटा हम लोग कई इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे और कुछ वेक्टर का भी नॉलेज लेंगे, ठीक है? थोड़ा बहुत मैं वेक्टर के बारे में बताऊंगा कि जो बच्चे नहीं जानते थोड़ा बहुत जान लें। उसके बाद मैं मेन टॉपिक पे आऊंगा। जैसे कल मैं आपको बताया था इंटरफेरेंस क्या है, कल मैं बताया था आपको कि डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन क्या है किसी वेव का, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स या ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, जहां आप देखे थे दो या दो से अधिक वेव था, वो आकर किसी पार्टिकल्स पर जब स्ट्राइक करता था तो पार्टिकल का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता था, वह नेट डिस्प्लेसमेंट जो अलग अलग वेव के कारण डिस्प्लेसमेंट पैदा होता था, उनके वेक्टर सम के इक्वल होता था, ठीक है? ये बात मैं कल बताया। आज हम लोग वही नेट डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, वाई नेट निकालेंगे, ठीक है? और इसमें बेटा आपका इक्वेशन आएगा, इस पर क्वेश्चंस भी आता है। हो सकता है मैं अगला लेक्चर क्वेश्चन का ही बनाऊं, इन पर बेस्ड क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है? तो बिल्कुल आप तैयार हो जाइए, ठीक है ना? पेन और कॉपी निकाल लीजिए और नोट्स खुद से बनाइए। नोट्स खुद से बनाना बहुत जरूरी है। खुद से नोट्स बनाने की जो फीलिंग होता है ना, वो एकदम डिफरेंट होता है। किसी की नोट्स को देख के आप मत पढ़िए, किसी के द्वारा दिया गया नोट्स आप मत लीजिए, किसी किताब को मत रटिए, खुद से नोट्स बनाइए। थोड़ा बहुत कुछ गलत लिखेंगे, थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, लेकिन जब करते करते आपको उसकी आदत पड़ जाएगी तो आप बहुत अच्छे हो जाओगे, बहुत सुधार हो जाएगी आपके अंदर, ठीक है? तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है? हाँ, आओ देखो बेटा, बताते हैं हम आपको कुछ वेक्टर के बारे में नॉलेज देते हैं, थोड़ा साथ देना हमारा। देखो वेक्टर क्या है। पहले छोटा सा एक एग्जाम्पल लेता हूं कि वेक्टर की एडिशन क्या है। एडिशन के बारे में ही फिलहाल बताने वाला हूं। खैर वेक्टर का तो बहुत लंबा प्रसार है, ठीक है? लेकिन एडिशन के बारे में बताने वाला हूं कि वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे। जैसे बेटा मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, बातों को समझो। कि मान लीजिए मेरे दो हैंड्स हैं, ठीक है? सबके पास होंगे। तो अगर मान लीजिए दो बच्चे हैं, ठीक है ना, राम और श्याम, ठीक है? राम जो है क्या बोलते हैं, मेरा ये हाथ पकड़ा और इस हाथ को पकड़ के इधर खींच रहा है, और श्याम जो है मेरा ये हाथ पकड़ा और इस हाथ को इधर खींच रहा है पकड़ के, ठीक है? अब राम जो है ज्यादा बल लगा रहा है, मान लो वो 10 न्यूटन का बल लगा रहा है, ठीक है? और श्याम थोड़ा कमजोर है बेचारा, वो मान लीजिए 4 न्यूटन का बल लगा रहा है, 4 मान लो 4 न्यूटन का बल लगा रहा है इस दिशा में, और इधर लग रहा है 10 न्यूटन का बल। तो आप खुद बताओ कि मैं किस साइड मूव करूंगा? मैं राम की ओर मूव करूंगा, मतलब जिधर ज्यादा मैग्नीट्यूड का बल लग रहा है उधर मूव करूंगा, कि जिधर कम मैग्नीट्यूड का बल लग रहा है उधर मूव करूंगा? बोलिए, आप अपने कॉमन सेंस से बताइए। बेटा मैं जिधर ज्यादा मैग्नीट्यूड का बल लग रहा है, यानी कि राम के साइड में मूव करूंगा। मेरी जो बॉडी जाएगी वो राम के साइड में जाएगी, इधर जाएगी। बोलो भाई, जाएगी ना? अच्छा, अब ये 10 से लगा रहा था, ठीक है, और ये 4 से लगा रहा था, तो जो मेरे ऊपर नेट फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स, वो ना 10 लग रहा है ना 4 लग रहा है, वो एक्चुअल में बेटा 6 न्यूटन लग रहा है, क्योंकि 10 इधर और 4 इधर। तो इसका ये जो 4 है ना बेटा, ये इसकी 10 वाली जो प्रभाव है उसको कम कर दे रहा है, ठीक है? कितना न्यूटन कम कर दे रहा है? 4 न्यूटन। लेकिन इसका जो 6 न्यूटन एक्स्ट्रा बच रहा है
उसके कारण मैं इधर मूव कर रहा हूं। तो बताओ मेरे ऊपर नेट फोर्स कितना लगा, 6 न्यूटन का। बात समझ में आया? अच्छा, अगर मान लीजिए वही जो श्याम है वो थोड़ा सा और ताकत लगाया, ठीक है, और राम बोला कि चलो मैं ताकत नहीं लगाऊंगा लेकिन तुम जोर लगा लो, ठीक है, और राम जो है थोड़ा सा और ताकत बढ़ाया, 5 न्यूटन कर दिया, श्याम सॉरी, और राम का 10 ही है, तो बताओ नेट फोर्स कितना लगेगा मेरे पे? अब 5 लगेगा, लेकिन अभी भी किधर लगेगा? राम की ओर। ये 5 और ये 10, तो बताओ 10 में से 5 आप घटाओगे तो कितना लगेगा मेरे ऊपर? 5 लगेगा। अगर ये अपना बल बढ़ाते बढ़ाते 10 न्यूटन कर ले श्याम, और ये भी 10 लगा रहा है, तो 10 इधर से खींच रहा है कोई और 10 इधर से खींच रहा है, अब बताओ मेरे ऊपर फोर्स कितना लगेगा? मैं बताओ श्याम की ओर जाऊंगा कि राम की ओर जाऊंगा? ना मैं श्याम की ओर जाऊंगा ना ही मैं राम की ओर जाऊंगा, मैं वास्तव में बीच में ऐसे ही रहूंगा, ठीक है, मीन पोजीशन में, ठीक है। इस समय मेरे ऊपर नेट फोर्स 0 लग रहा है। यहां बेटा वेक्टर सम हो रहा है, ठीक है, दो जो बल है, फोर्स है, वो अपोजिट लग रहे हैं, तो जो नेट फोर्स है वो मैं बड़े वाले में से छोटा वाला घटा रहा हूं, डिफरेंस निकाल रहा हूं। बात समझ आया? अच्छा, ये बात होगी। चलो दूसरी कहानी लेते हैं। मैंने दोनों हाथ ऐसे कर लिया, राम इसको पकड़ के खींच रहा है 5 से, श्याम इसको पकड़ के खींच रहा है 4 से, और दोनों एक ही डायरेक्शन में खींच रहे हैं, तो 10 और 4 मिलके बताओ कितने होंगे? 14। मैं 14 न्यूटन के बल से इधर जाऊंगा। यहां भी वेक्टर सम हो रहा, लेकिन इस बार पहला वाला बल और दूसरे वाले बल के बीच में जो एंगल हो गया वो कितना डिग्री हो गया? 0 डिग्री। और पहले वाले केस में कितना डिग्री था एंगल? 180 डिग्री। तो देखो एंगल बदल रहा है, तो मेरे ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वो बदल रहा है। यही चीज सीखेंगे, वेक्टर है बेटा, वेक्टर एडिशन के बारे में बता रहा हूं, बस वैसे रफली आपको नॉलेज दे रहा हूं कि वेक्टर क्या होता है। कोई दिक्कत है? ठीक है, और देखते हैं कैसे निकालेंगे। अगर आपके पास 2 वेक्टर दिया हो, 2 फोर्स दिया हो, ठीक है, तो मान लीजिए 2 फोर्स ले लिया, लो 1 मिनट, ये मान लीजिए मैंने बेटा पहला फोर्स ले लिया F1 वेक्टर, ठीक है बेटा। ये जो एरो है ना, एरो इस वेक्टर की डायरेक्शन को बता रहा है, एरो, और जो ये बेटा लेंथ है ना, लेंथ, ये इसकी मैग्नीट्यूड को बता रहा है। मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया बेटा परिमाण, मान, जैसे 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, 4 न्यूटन, ये जो मान है वो मैग्नीट्यूड है। जैसे मान लो ये बेटा अगर 10 न्यूटन है मान लो, अब मुझे 5 न्यूटन बनाना हो तो इसकी आधी लंबाई सोचो कि ये है, अब यहां से क्या करो, इसको इरेज कर दो, तो ये बचा 5 न्यूटन का, मैग्नीट्यूड कम हो गया। तो समझ जाना कि अगर मैं कोई वेक्टर डायग्राम बना रहा हूं तो वेक्टर डायग्राम में जो एरो होता है वो उस वेक्टर की डायरेक्शन को बताता है, और जो एरो की लेंथ होती है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताता है, ठीक है। और यहां मैंने वेक्टर के तौर पे किसे लिया हूं? फोर्स लिया हूं। मैं फोर्स से समझा रहा हूं। खैर यहां डिस्प्लेसमेंट भी ले सकते हैं आप, एक्सेलरेशन भी ले सकते हैं, टॉर्क भी ले सकते हैं, मोमेंटम भी ले सकते हैं, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी ले सकते हो मेरे भाई, आप वेलोसिटी भी ले सकते हो, लेकिन मैंने फिलहाल क्या लिया है बताओ? फोर्स लिया है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, आइए कहानी को आगे बढ़ा लो, थोड़ा सा बड़ा कर दिया इसको। यह है हमारा F1 वेक्टर, ठीक है, जिसकी मैग्नीट्यूड मैंने क्या मान लिया? F1 है, मैग्नीट्यूड F1। अब देखो यहां पे मैंने वेक्टर लगाया ना, यहां देखो, ध्यान दो 1 मिनट, मैंने यहां पे F1 वेक्टर लिखा है, ऊपर मैंने बेटा जो छोटा सा एरो बनाया है वो उसको पढ़ते हैं वेक्टर, यानी कि F1 वेक्टर। जहां वेक्टर की बात होगी वहां मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बोलोगे। जैसे मैं क्या कहना चाहता हूं बता रहा हूं, मान लो बेटा ये ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट, और मान लो ये फोर्स की जो वैल्यू है, जो मान है वो 20 न्यूटन है, तो बोलोगे 20 न्यूटन ईस्ट, ईस्ट। देखो ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन हो गया, तब जाके मैंने इसके ऊपर एरो लगाया है, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है। लेकिन अगर बेटा मैं एरो नहीं लगाऊंगा, एरो नहीं लगाऊंगा, तो इसका मतलब मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, इसका मतलब मैं 20 न्यूटन की बात कर रहा हूं। अब मुझे ईस्ट बोलने की जरूरत नहीं है, अब केवल मैंने मैग्नीट्यूड की बात किया। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, हाँ, मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे तो F1 ऐसे वेक्टर लगाओ और मॉड लगा दो, मॉड, ये भी मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। या तो आप एरो भी हटाओ और मॉड भी ना लगाओ, सिंपल ऐसे F1 लिख के छोड़ दो, ये मैग्नीट्यूड हो गया। अच्छा चलिए ध्यान दो, ठीक है।
ये तो मैंने 20 न्यूटन मैंने समझाने के लिया था, समझाने के लिए 20 न्यूटन ईस्ट वगैरह, ठीक है, कि आपको ये समझ में आ जाए कि मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन क्या है। ठीक, तो आपको इतनी बात तो समझ में आ गया होगा कि वेक्टर की, ठीक है ना, सॉरी, वेक्टर को अगर मैं डायग्राम टाइप से बनाऊंगा, अगर मैं किसी वेक्टर को डायग्राम में रिप्रेजेंट करूंगा, तो बताओ एक सीधी आप क्या बनाओगे, एरो, और एरो की जो एरो जिधर इंडिकेट करेगा वो डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, और जो लेंथ होगा वो मैग्नीट्यूड को बताएगा। मैग्नीट्यूड माने मान को बताएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है। अच्छा, इसी हिसाब से बच्चों मान लो मैंने यहां दूसरा वेक्टर ले लिया, यह है आपका F2, ठीक है, F2 लो यहां बना दिया F2 वेक्टर, F2 वेक्टर बना दिया। F2 वेक्टर के देखो डायरेक्शन, एरो इधर है तो देखो डायरेक्शन इधर जा रहा है, डायरेक्शन ये है, और ये इतनी जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड है। कोई दिक्कत, इनके बीच में जो एंगल बच्चों है वो मान लो थीटा है, यानी पहला वाला जो वेक्टर है और जो दूसरा वाला वेक्टर है, यानी कि कुछ ऐसे, ठीक है, देखो मैं समझाने के लिए आपको बताऊं ऐसे, ये मान लो ये पहला वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, इनको ऐसे लिया, ठीक है। अब ये पहला वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर, इनके बीच में जो एंगल है वो थीटा मैंने मान लिया। तो देखो बच्चों, दो वेक्टर को जोड़ने का, दो वेक्टर को ऐड करने का हमारे पास 3 नियम होते हैं। एक होता है बेटा ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी कि त्रिभुज के योग का, सॉरी सदिश के योग का त्रिभुज का नियम। दूसरा होता है, ठीक है ना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी कि सदिश के योग का समांतर चतुर्भुज का नियम। तीसरा होता है बेटा पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी कि सदिश के योग का बहुभुज का नियम। 3 नियम होते हैं, लेकिन उसमें से मैं आपको कौन सा नियम बताने जा रहा हूं, दूसरा नियम बताने जा रहा हूं, बस क्योंकि मेरा उद्देश्य, मैं बोला कि पूरा वेक्टर पढ़ाना नहीं है, मेरा उद्देश्य कुछ और पढ़ाना है जो कि इंटरफेरेंस से रिलेटेड है, लेकिन वेक्टर का यूज पड़ गया तो वो वेक्टर मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो ये F1 वेक्टर हो गया और ये F2 वेक्टर हो गया। अब देखो क्या करते हैं बच्चों कि यहां पे आप एक पैरेललोग्राम ड्रा कर दो, ऐसे पहला वाला वेक्टर दूसरा वाला वेक्टर, इनको किसी पैरेललोग्राम का, किसी समांतर चतुर्भुज का 2 साइड मान लो, पहला साइड दूसरा साइड, और एक पैरेललोग्राम ड्रा कर दो। अब बच्चों ये जो डायगोनल है ना, डायगोनल मतलब होता है बच्चों विकर्ण, ये जो डायगोनल है ये हमारा होगा Fnet। Fnet का मतलब हो गया कि पहले वाले वेक्टर और दूसरे वाले वेक्टर को जब आप ऐड कर रहे हो तो ऐड करने के बाद जो नया वेक्टर मिल रहा है, जो रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा है, वह है Fnet, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर Fnet है। ओके, अब ये Fnet देखो किसके बराबर होगा, ये Fnet होता है बच्चों, Fnet बराबर होता है अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। सुन लीजिए ध्यान से, ठीक है, खैर इसको घेरने की जरूरत नहीं है, बस आप ऐसे ही जान लो। यहां पे मैंने, ठीक है, ये बना दिया, एक फार्मूला फर्स्ट है, स्टार लगा दिया, ठीक है। Fnet बराबर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। F1 क्या है, जो पहला वाला वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, उसका स्क्वायर करोगे, मान लो बेटा ये 20 माना था तो 20 का स्क्वायर कर दोगे। F2 क्या है, दूसरा वाला जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, मान लो बेटा ये 30 न्यूटन हो इसका मैग्नीट्यूड, तो यहां 30 का स्क्वायर कर दोगे, प्लस 2 F1 F2 यानी 20 और 30 कॉस थीटा। थीटा क्या है, पहला वेक्टर और दूसरा वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है। हाँ, एक बात मैं आपको जरूर बताऊंगा कि जो एंगल होता है, ये एंगल ये हमेशा 2 वेक्टर के बीच में, या तो बेटा हेड के बीच में लोगे या तो टेल के बीच में लोगे। कभी भी 2 वेक्टर के बीच का एंगल हेड और टेल के बीच में डिफाइन नहीं होता। ये मैं क्या कहना चाहता हूं बताता हूं, थोड़ा ध्यान दो। लो इसको भी बता दे रहा हूं जल्दी से। ये मान लो है बेटा ए वेक्टर और ये मान लो है आपका बी वेक्टर। ओके, ये मान लीजिए मैंने पहला केस में ले रहा हूं, ध्यान देना। अब ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इनके बीच में मैंने मान लिया एंगल थीटा है,
थीटा है, मैंने कह दिया थीटा है। अब देखो ये जो आपका एरो वाला एंड है ना, एरो वाला एंड, इसको बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं बताओ? हेड। और जो बेटा जहां से ये वेक्टर स्टार्ट हुआ है इनिशियल से, इसको बोलते हैं टेल। अरे देखो ना, ये ऐसे बनाया मैं, तो ये वाला पोर्शन हो गया आपका हेड, और ये जहां से स्टार्ट हुआ है जो इनिशियल पॉइंट है, इसको बोलते हैं वेक्टर का टेल। यानी कि बेटा शीर्ष और पुच्छ शीर्ष और पुच्छ, हेड का हिंदी क्या होगा? शीर्ष। और ये जो आपका इनिशियल पॉइंट है, जो जड़ है, जहां से स्टार्ट हो रहा है, उसको बोलोगे टेल। टेल का मतलब क्या हो गया? पुच्छ। ठीक है, ठीक है, ध्यान दो। तो अब बताओ, ये जो एंगल बना है, ये जो एंगल बना है, देखो ए वेक्टर का यहां टेल है और यहां बी वेक्टर का टेल है, तो टेल टेल के बीच में बना है, तो ये एंगल पॉसिबल है। बिल्कुल माना जाएगा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। ओके, इसी प्रकार से आओ मैं दूसरा केस बनाऊं। दूसरा केस, मान लीजिए ये पहला वेक्टर है आपका, और ये मैंने बना दिया दूसरा वेक्टर। ये है ए वेक्टर और ये है आपका बी वेक्टर। यहां एंगल बना दिया थीटा। तो ये भी पॉसिबल है, क्योंकि यहां पे एंगल जो बना है, देखो हेड और हेड के बीच में बना है। यहां जो एंगल था वो टेल टेल के बीच में था, यहां एंगल हेड हेड के बीच में है। और अगर मैं तीसरा केस बना दूं, लो भाई, एक का हेड बनाया और दूसरे का बना दिया टेल। देखो ये पहला वाला वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। इसका देखो यहाँ हेड है और इसका यहाँ क्या है? टेल। तो बताओ यहाँ इस पॉइंट पे जहाँ एंगल बना रहा हूँ, मान लो ये थीटा है, तो यहाँ हेड है और यहाँ टेल है, तो हेड और टेल के बीच में एंगल पॉसिबल नहीं होता। याद रखना कि दो वेक्टर के बीच में एंगल कब पॉसिबल होगा? जब वह एंगल दोनों वेक्टर के या तो हेड हेड के बीच में बनेगा या तो टेल टेल के बीच में बनेगा। हेड टेल के बीच में एंगल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये तीसरा वाला पॉसिबल नहीं है। हां, अगर ये तीसरा वाला केस आ जाता है तो आप ये जरूर पूछोगे कि सर तीसरा केस आ जाएगा तो एंगल कैसे निकालेंगे? तो किसी एक वेक्टर को, या तो ए वेक्टर को या तो बी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर देंगे, पैरेलल, बिना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बदले। अब ये भी बात आपको समझ में नहीं आया होगा कि पैरेलल शिफ्ट का मतलब क्या हो गया। तो ठीक है बच्चों, मैं वेक्टर जब पढ़ाऊंगा तो सब बता दूंगा और अच्छे से एक एक पॉइंट बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप अभी इतना समझ लीजिए, आपके लिए जितनी जरूरत है वो ये है कि पहला वाला जो वेक्टर है, जो पहला वाला डायग्राम बनाया और जो दूसरा वाला डायग्राम बनाया, इन दोनों डायग्राम में जो एंगल थीटा है वो पॉसिबल है, वो बनेगा, लेकिन तीसरे वाले में पॉसिबल नहीं है। इसके लिए इस वेक्टर को पहले वाले को या दूसरे वाले को शिफ्ट करना पड़ेगा बिना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बदले। ठीक है, ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गया। चलो भाई इसको मिटाता हूं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके बात, आप इसको तो बना सकते हो खुद से भी। आओ तो बेटा अब बताओ एफनेट बताओ। एफनेट मैंने निकाला, ठीक है, एफनेट मैंने निकाला, ठीक है, ओके। हाँ, एफनेट निकाला, f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। बताओ नेट वाला कहां आया? इनके बीच में आया। कोई दिक्कत है? अच्छा मेरे भाई, दूसरी बात देख लो बेटा। दूसरी बात, अगर मान लो बेटा ये एफनेट का पहले वाले वेक्टर से मान लो मैंने ये जो एंगल माना वो मान लिया अल्फा, यानी कि जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आया, जो मेरा नेट वेक्टर आया, ठीक है, उस नेट वेक्टर का पहले वाले वेक्टर से क्या एंगल मान लिया? अल्फा। तो बच्चों देखो टेन अल्फा बराबर होता है, टेन अल्फा बराबर होता है आपका f2 साइन थीटा, फिर यहां हो जाएगा f1 प्लस f2 कॉस थीटा। ये टेन अल्फा बराबर हो जाएगा। देखो f2 साइन थीटा, f2 क्या है बताओ? f2 सेकंड वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और थीटा क्या है बताओ? पहले वाले वेक्टर और दूसरे वाले वेक्टर के बीच का एंगल, जो कि या तो हेड हेड के बीच में बनेगा या तो टेल टेल के बीच में बनेगा। अब देखो यहां f1 वेक्टर है, यहां f2 वेक्टर है, तो जो थीटा है वो बताओ टेल टेल के बीच में बना है। क्यों? क्योंकि पहले वाले वेक्टर का हेड यहां है, दूसरे वाले वेक्टर का हेड यहां है, तो 100% है कि टेल ये है दोनों का। इसी प्रकार से अगर ये वाला एंगल मान लो, ये वाला एंगल मान लो बेटा बीटा ले लूं, बीटा। आप कहोगे ये कौन सा एंगल है सर?
ये कौन सा एंगल है? ये एंगल है दूसरा वाला जो वेक्टर है F2 और जो रिजल्टेंट वेक्टर है F नेट, उनके बीच का एंगल है। तो ये बेटा आपका हो जाएगा tan बीटा। बेटा फॉर्मूला तो यही रहेगा, बस जहां F2 है वहां F1 लिख दो और जहां F1 है वहां F2 लिख दो। बस समझा? तो यहां F2 है तो हो जाएगा, बताओ क्या, F1 sin थीटा, और यहां हो जाएगा क्या, बताओ, F1 प्लस, एक मिनट, F1 नहीं, यहां F2 हो जाएगा, यहां F1 है ना तो यहां F2 प्लस F1 cos थीटा, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, अल्फा और बीटा क्या है आपको समझ में आया होगा। अल्फा जो है रिजल्टेंट वेक्टर और पहला वाला वेक्टर के बीच का एंगल है, और बीटा क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर और दूसरे वाले वेक्टर के बीच का एंगल है। ठीक है, तो बेटा ये जो हमारा लॉ है उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और यहां मैंने रिजल्टेंट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे उसका फार्मूला बता दिया, और दूसरा अल्फा और बीटा का मान कैसे निकालेंगे, यानी कि ये जो अल्फा दिया है और जो बीटा दिया है उनका मान कैसे निकालेंगे, इनका फार्मूला बता दिया। हाँ, मुझे एक चीज का जरूर कष्ट है कि मैं आपको इसका डेरिवेशन नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन बच्चों अगर इसका मैं डेरिवेशन बताऊंगा तो कम से कम 1 घंटा और लगेगा, कम से कम 1 घंटा लगेगा, फिर जाके मैं अपने मेन टॉपिक पे आ पाऊंगा, और ये वेक्टर की चीजें हैं। तो आप बताइए, अगर इस जगह हम असमर्थ हैं तो हम क्या करें? अगर हम बनाएंगे तो फिर हमको वेक्टर बनाना पड़ेगा। हाँ, मैंने इतना जरूर बता दिया कि आप थोड़ी बहुत उसकी जानकारी ले सकते हो कि वेक्टर क्या है। तो ठीक है बेटा, जो मैंने आपको ये डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं, जो ये कष्ट दे रहा हूं, उसके लिए मुझे खेद है, तो आप मुझे माफ करिए, लेकिन मैं जल्द ही ये सब सारी वीडियोज बना दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जल्दी से इसको अपने नोट में पहले बनाइए, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग नेट डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। कोई दिक्कत है तो नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे वो तो हम लोग जानेंगे, उसके पहले आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए नोट करिए। तो अब हम वही जो कल का लेक्चर बताया था आपको, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, उसी का यूज करके मैं किसी एक पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा। ठीक है, 2 वेव होगा, दोनों वेव किसी मीडियम में प्रोपेगेट होगा, दोनों वेव पहुंचेगा, किसी पार्टिकल पर स्ट्राइक करेगा, पहले वाले के कारण जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको y1 वेक्टर मान लूंगा, दूसरे के कारण y2 वेक्टर मान लूंगा, और उस y1 और y2 का क्या करूंगा बताओ, वेक्टर सम करके नेट डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा। तो आप लोग क्या तैयार हो? ठीक है, देखो चलो ध्यान दो बेटा, अब थोड़ा ध्यान देना आप लोग। मान लीजिए ये पार्टिकल है, ये कोई पार्टिकल P है, पार्टिकल का नाम दे दिया, क्या बताओ, P दे दिया। ठीक है, यहां एक सोर्स मैंने ले लिया S1, और यहां एक सोर्स थोड़ा दूर मैंने ले लिया, एक सोर्स थोड़ा दूर ले लिया, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि दोनों सोर्स एकदम उससे करीब ही हो, S2 ले लिया। ये मैं आपको जब मैं बोला हूं चौथा या 5वां लेक्चर बताऊंगा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि ये S1 और S2 क्या है। ये है सोर्स जहां से वेव का उत्सर्जन हो रहा है, जहां से वेव निकल रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए अब मान लो बेटा यहां से S1 से, ठीक है ना, वेव चला और आके पहुंचा पार्टिकल पर, यानी कि जो मीडियम का पार्टिकल था वहां पहुंचा, जिसके कारण डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसके कारण जो पार्टिकल पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो मैंने मान लिया कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो मैंने मान लिया y1 डिस्प्लेसमेंट हुआ। पहले के कारण कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, y1। आप थोड़ा माइंड में अपने, ठीक है ना, ये बात स्टोर करिएगा जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है, अच्छा, यहां से लेके यहां तक बेटा जब ये ट्रेवल किया तो मान लो ये x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, x1 डिस्टेंस, यानी कि x1 दूरी चला, कौन, वेव, कहां से, सोर्स S1 से P तक। फिर ये सोर्स S2 से जब P तक वेव चला, ये मान लो बच्चों चला आपका x2 डिस्टेंस चला। ठीक है, ठीक है, आइए अब बात करते हैं कि पहला वाले के कारण तो इस पे डिस्प्लेसमेंट है y1, और दूसरा के कारण डिस्प्लेसमेंट क्या है बताओ, y2, सॉरी हाँ y2 डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का। तो जो मेरा y1 हो जाएगा, याद करो मैं कल जो सूत्र बताया था, क्या बताया था बताओ, सूत्र मैं बताया था y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस kx से, ये मैं सूत्र बताया था y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस kx से।
बोलो यार, ये बताया था कि नहीं बताया था? यही तो था हमारा किसी वेव का डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, जहां ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, टी क्या है, जिस टाइम पर आप सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो। जैसे यहां से ये चला, बोलो भाई, कौन? वेव पार्टिकल पी तक पहुंचा, तो उस टाइम पे जो भी टाइम था वो इंस्टेंटेनियस टाइम टी मान लो, टी। कोई भी तात्क्षणिक समय, कोई भी क्षण, कोई समय टी मान लो। ए क्या है बताओ? एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, या बोलूं तो एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल। पिछला लेक्चर में सब बताया हूं। के क्या है बताओ? संचरण नियतांक, ठीक है। एक्स क्या है? सर वो जो दूरी चल रहा है, ठीक है। अब बताओ बेटा, अगर मैं इसके कारण जो डिस्प्लेसमेंट है यहां पे पार्टिकल पी पर, ये कितना माना हूं? y1। तो बताओ y1 बराबर क्या हो जाएगा? a1 साइन ओमेगा टी प्लस के x1। थोड़ा माफ करिएगा, देखो मैं एक चीज कर रहा हूं बेटा, यहां पे पहले वाले वेव का और दूसरे वाले वेव का जो ओमेगा है, ओमेगा वो मैं कांस्टेंट, ओमेगा और बेटा के, ये दोनों में कांस्टेंट रखा। ओमेगा और के कांस्टेंट रखा। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और के संचरण नियतांक, इन दोनों को मैंने कांस्टेंट रखा। ओमेगा कांस्टेंट रखने से ये मेरा जो दोनों सोर्स होगा वो कला संबद्ध स्रोत होगा, यानी कि कोहेरेंट सोर्स होगा। ये बात मैं पिछला लेक्चर में बताया था, लेकिन ये भी बोला था कि कोहेरेंट सोर्स की पूरी जानकारी अभी आगे आने वाले लेक्चर में आपको मिलेगा कि कोहेरेंट सोर्स क्या है। बात समझ में आ रहा है ना? कोहेरेंट सोर्स मैं आपको बताऊंगा, टेंशन ना लीजिए आप। लेकिन कोहेरेंट सोर्स कब होते हैं? जब ओमेगा कांस्टेंट होता है। और जब ओमेगा कांस्टेंट होगा तो 100% है कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगा, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2πf। ठीक, पिछले लेक्चर में बताया मैं। तो कोहेरेंट बताओ, कोहेरेंट होने के लिए बताओ फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है। तो ओमेगा, मान लीजिए ओमेगा और के बताओ क्या है? कांस्टेंट है। ओके, तो y1 बराबर हो गया a1 साइन ओमेगा टी प्लस के x1। ठीक है, अच्छा, और y2 क्या हो जाएगा? y2 a2 साइन ओमेगा टी प्लस के x2। के x2, इसको इक्वेशन फर्स्ट दिया और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दिया। ध्यान देना, इसको इक्वेशन फर्स्ट दिया और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दिया। चूंकि ओमेगा ओमेगा दोनों में सेम है, कांस्टेंट माना हूं। टी टी, जब मैं किसी क्षण पर, किसी टाइम पे, मैं ऐसे घड़ी देखा, हाँ मान लो देखो यहां पे 9:14 हो रहा है, तो 9:14 पे ऑब्जर्व किया, तो टाइम तो दोनों के लिए सेम है ना मेरे भाई, तो इसलिए टी और टी तो सेम है। के भी मैं बोला हूं कि कंडीशन क्या है कि के भी क्या रखना बताओ? कांस्टेंट। x1 और x2, चूंकि बेटा जब ये ट्रेवल किया तो x1 दूरी चला और ये जब ट्रेवल किया तो x2 दूरी चला, तो ये x1 और x2 क्या है बताओ? x1 x2 क्या है? पहले वाले वेव और दूसरे वाले वेव के कारण चली गई दूरी। अच्छा, a1 और a2 क्या है? a1 पहले वाले जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड, a1 फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड, ठीक है। a2 क्या है? सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड। और y1 y2 क्या है? पहले वाले वेव, y1 क्या है? पहले वाले वेव के कारण पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और y2 क्या है? दूसरे वाले वेव के कारण जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब देखिए, ये सब बात आपको बताना जरूरी है कि यहां कौन सी चीज क्या है, वरना आप डेरिवेशन तो देख लोगे लेकिन आपको पता ही नहीं होगा कौन सी चीज क्या है। तो हमें बताना जरूरी है कि देखो बेटा, ये चीज ये है और ये चीज ये है, ठीक है, क्योंकि आप सीखने ही आए हो। अगर आपको सब कुछ आता तो आप क्यों आते भाई? ठीक है, इसलिए बताना जरूरी है। तो जितना हो सकता है, जितना यथासंभव, ठीक है ना, है बेटा, वो मैं जरूर बताऊंगा आपको। ठीक है, चलो आओ अब बात करते हैं कि, ठीक है ना, आओ बात कर लेते हैं बेटा थोड़ा सा फेज डिफरेंस का। फेज डिफरेंस, अब बताओ ये पूरा एंगल क्या कहलाता है? फेज। ये पूरा एंगल फेज कहलाता है, ठीक है। तो ये भी एंगल क्या होगा बताओ? फेज। तो आओ भैया फेज डिफरेंस निकाल लेते हैं। फेज डिफरेंस, ठीक है ना, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस यानी कि बच्चों फाई, मान लो फेज डिफरेंस को मैंने फाई मान लिया, ठीक है। तो फेज डिफरेंस फाई बराबर क्या हो जाएगा? सर ये पूरे एंगल में से इस एंगल को आप सब्ट्रैक्ट कर दो। भाई किसी चीज का डिफरेंस कैसे आप निकाल सकते हो? ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारी हाइट मान लो 6 फीट है, किसी का हाइट मान लो 7 फीट है,
तो अब हम पूछूं कि हाइट का डिफरेंस बताओ, तो आप क्या करोगे? 7 फीट में से जो 6 फीट है उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, बोलो ऐसे ही निकालोगे। तो इसी में से दूसरे वाले में से पहला वाला सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं, क्योंकि बेटा देखो दूसरा तो बड़ा है, ज्यादा है, और पहला वाला जो है वो छोटा है। क्यों? क्योंकि देखो ये x2 दूरी क्या है बताओ, x2 दूरी क्या है, वो ज्यादा है, और x1 दूरी क्या है बताओ, कम है। तो देखो ओमेगा टी तो बराबर है, k तक भी बराबर है, लेकिन x2 चूंकि बड़ा है x1 से, तो ये पूरी चीज बड़ी हो जाएगी और ये चीज छोटा हो जाएगा। तो बड़े वाले में से मैं छोटा वाला क्या कर दे रहा हूं, सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं, यानी कि घटा दे रहा हूं। तो हो जाएगा ओमेगा टी प्लस के x2 माइनस ओमेगा टी प्लस के x1। ओके, फाई क्या बताओ, फेज डिफरेंस। मैं पिछले लेक्चर में बताया था बेटा कि ये जो साइन के अंदर पूरा एंगल लिखा होता है ना, वो फेज होता है। फेज मतलब कला, ठीक है। फेज का मतलब क्या होता है हिंदी में, कला, ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब यहां कला और डिफरेंस माने अंतर, कला का अंतर यानी कि कलांतर, ठीक है। इसको कलांतर शॉर्ट में बोलते हैं, कलांतर, कलांतर, ठीक है। संधि और संधि विच्छेद आप हिंदी में पढ़े होंगे, कला प्लस अंतर यानी कि कलांतर। ओके, ठीक है, ये कलांतर है बेटा। चलिए ठीक है, अब चलो भैया इसका सब्ट्रैक्ट करो। तो फाई इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस के x2 माइनस ओमेगा टी, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस को भी माइनस करेगा, के x1। ओमेगा टी बच्चों कैंसल हो गया। इसी अगर बेटा ये ओमेगा में कांस्टेंट ना माना होता तो क्या ये ओमेगा टी और ओमेगा टी कांस्टेंट होता? नहीं, सॉरी, कट जाता, नहीं कटता। हमको इसको काटना था, यानी कि ओमेगा वाला टर्म जो है वो गायब करना था। इसीलिए मैंने ओमेगा को क्या माना है, कांस्टेंट माना है। अगर हम ओमेगा कांस्टेंट नहीं मानते तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता, ठीक है। कैसे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, ये सब सारी बातें आपको धीरे धीरे पता चलेगा, थोड़ा पेशेंस रखो यार, ठीक है। चलो, तो फाई इज इक्वल टू के, और के क्या हो जाएगा बताओ, कांस्टेंट, x2 माइनस x1। ये बेटा मेरा आ गया कलांतर, ठीक है। इसको दे दो इक्वेशन नंबर बेटा क्या, 3rd, ये आपका काम करेगा, के x2 माइनस x1, ठीक है। तो जल्दी से बेटा आप लोग क्या करो, इसको खटाक से नोट करो, इतनी बातें नोट करो, फिर मैं बताता हूं फिर आगे क्या करते हैं, कैसे हम लोग वाई नेट निकालेंगे। वही अभी जो पहले वेक्टर बताया, पैरेललोग्राम मेथड आपको बताया, वही मेथड लगाऊंगा और जल्दी से हमारा क्या बोलते हैं वाई नेट आ जाएगा। कोई टेंशन की बात नहीं है, खटाक से नोट कर लो। चलो देखो, सॉरी, ठीक है, कोई बात नहीं, इरेज कर दिया। अब थोड़ा सा इसको तो मतलब मिटा दे रहा हूं इतना, लेकिन ये मैं नहीं इरेज कर रहा हूं, इसकी जरूरत है, ठीक है। चलो देखो, चित्र तो आप बना ही लिए होंगे, अब बहुत टफ चित्र नहीं था, आसान था, ठीक है। देखो देखो अब क्या है कि ये मेरा बेटा कलांतर निकल गया, फेज डिफरेंस निकल गया, और यहाँ y1 और y2 तो हमारे सामने रखा ही हुआ है, ठीक है। आइए बेटा, अब एक चीज आप बताओ कि अगर बेटा ये साइन ओमेगा टी प्लस के x1 है ना, तो साइन की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है? साइन की सबसे बड़ी वैल्यू 1 होती है, 1 सबसे मैक्सिमम वैल्यू। तो बताओ अगर मैं इसको बेटा 1 मान लूं, 1 पूरा मैंने मान लूं कि मतलब इसका सबसे बड़ा मान निकालूं, इसको 1 मान लूं, तो y1 किसके बराबर हो जाएगा? a1 के। a1 क्या है? एम्पलीट्यूड। और मैं पिछले लेक्चर में बताया भी था कि जो y मैक्स होता है वो एम्पलीट्यूड के इक्वल होता है। इसको अगर 1 मान लूं, नीचे वाले को 1 मान लूं, तो y2 किसके बराबर हो जाएगा? a2 के। और ये दोनों वेक्टर हैं हमारे, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, कोई दिक्कत? तो यहां a1 है और यहां क्या है बताओ? a2 है। चलो भैया, तो चलो अब इसका मैं, ठीक है ना, जो पैरेललोग्राम ला बताया था वेक्टर एडिशन का, वही काम करने जा रहा हूं। इसीलिए मैंने पहले वेक्टर की बेसिक चीजें बता दिया आपको कि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ठीक है, देखो अब क्या किया कि यहां मैंने बनाया a1 क्या है बताओ? a1 क्या है? a1 सर ये देखिए, देखो बेटा ध्यान दो, y1 ध्यान देना बेटा। चलो मैं मान लो इतना छोटा कर दिया तो y1 थोड़ा कम रहा होगा, और बड़ा किया y1 और बड़ा हो गया, 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 क्योंकि y1 तो बढ़ता जाएगा, लेकिन y1 की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगा? a1 के, क्योंकि y1 की मैक्सिमम वैल्यू ही एम्पलीट्यूड होगा उसका, ठीक है। तो इसीलिए मैंने पूरा y1 की सबसे मैक्सिमम वैल्यू बना दिया, ये है हमारा a1, ठीक है, ठीक है। उसके बाद बताओ
दूसरा वाला बताओ, दूसरा वाला इसी प्रकार से y2 की जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, देखो ये y1 मैक्स है, मैक्स a1, और ये है बेटा हमारा y2 मैक्स, ये है हमारा a2 यहां से लेके यहां तक की लंबाई, और इनके बीच का जो एंगल है, एंगल जो इनके बीच का कोण है, इनके बीच का जो कोण है, कलांतर एक प्रकार का कोण होता है, वो बताओ कितना माना हूं मैंने, फाई, ये फाई है। हाँ बेटा ये देखो, ये क्या है बताओ, x2 माइनस x1 है ना, x2 माइनस x1, x2 दूसरे वाले वेव के द्वारा चली गई दूरी थी, यानी जितना रास्ता तय किया था, x1 पहले वाले वेव के कारण चली गई दूरी है, तो दोनों दूरियों में से जब घटाओगे तो इसको बोलते हैं पथांतर, पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो इसके जगह पे मैं डेल्टा एक्स भी लिख सकता हूं, डेल्टा एक्स, और के की जगह मैं पिछले लेक्चर में बताया था 2 पाई बाई लेमडा लिख सकता हूं, तो आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा, और यहां लिख सकते हूं क्या, डेल्टा एक्स, ऐसे भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, या करके, ये दोनों बात एक ही है। अब बताओ ये कलांतर मतलब फेज डिफरेंस, बताओ किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है, डेल्टा एक्स पे, यानी कि पाथ डिफरेंस पे। सुन लो बेटा, ये है हमारा पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस कौन, डेल्टा एक्स, ठीक है। क्या वीडियो में यहां तक आ रहा है मेरे भाई, एक मिनट, हाँ चलिए ठीक है, आ रहा है, बस थोड़ा सा कटा है, उतना आप समझ सकते हैं, ठीक है। यह है हमारा पाथ डिफरेंस, ओके। चलिए अब देखिए, अब ये फाई है, अब इनका नेट डिस्प्लेसमेंट मैं निकालना चाहता हूं, नेट डिस्प्लेसमेंट, तो बताओ बेटा ये नेट, ये डायगोनल होगा ना बेटा, डायगोनल ये होगा हमारा ए नेट, यानी कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यानी कि पहला वाला वेव, दूसरा वाला वेव जब पार्टिकल पे स्ट्राइक किया तो पार्टिकल पे जो नेट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका एम्पलीट्यूड, यानी कि जो नया वेव बन रहा, दोनों वेव मिलकर समझ लो एक नया वेव मान लो, एक नई वेव ट्रीट करो। जैसे मैं राम और श्याम दो स्टूडेंट्स को लिया था, मैं बोला था एक बच्चा इधर खींच रहा है, एक बच्चा इधर खींच रहा है, तो ये पहला फोर्स था, ये दूसरा फोर्स था, तो इसके बाद एक नेट फोर्स निकला था। तो उसी प्रकार से पहला वेव आया, दूसरा वेव आया, वो दोनों टकराए, टकराने के बाद पार्टिकल को डिस्प्लेस किए, तो वो दोनों वेव मिलके एक नया वेव बन रहा है। उस नए वेव का क्या है बताओ, ये एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मींस आयाम, हिंदी इंग्लिश दोनों जानते रहिए। तो ए नेट, तो बताओ ए नेट कैसे निकालेंगे, ए नेट इज इक्वल टू हो जाएगा रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। बोलो मेरे भाई, क्या आपको समझ में बात आया? यानी कि a नेट इज इक्वल टू रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, क्योंकि ये आप पहला वेक्टर मान लो, ये दूसरा वेक्टर मान लो, रिजल्टेंट निकालने का तरीका कुछ देर पहले बताया था। तो जल्दी से आप इस फार्मूले को भी नोट करिए, ठीक है। चलिए जल्दी नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत बेटा? अच्छा अब देखो बच्चों, एक चीज और भी देखो, ठीक है। मैं इरेज नहीं कर रहा हूं, मैं यहीं लिख दे रहा हूं, थोड़ी सी और बात है बच्चों। ये पहला वाला वेक्टर है ना, पहला वाला वेक्टर मान लो a1 और ये a नेट है ना। तो जैसे मैं पहले वाले वेक्टर से नेट वेक्टर का एंगल क्या माना था, उस बार अल्फा माना था, याद करो, tan अल्फा निकला था। तो उसी प्रकार से अगर a1 से a नेट के बीच का जो एंगल है वो मैं अगर बेटा मैं थीटा मान लू, थीटा क्या मान लो बताओ, थीटा। अब देखो थीटा क्या है, देखो ध्यान दो, ये देखो ये a1 है ना, यानी कि पहला वाला वेव का एम्पलीट्यूड है। तो पहले वाले वेव के एम्पलीट्यूड से ये एंगल फाई है, यानी जो दूसरा वाला वेव है उनके बीच का फेज डिफरेंस है। पहले वेव से दूसरे वेव का फेज डिफरेंस क्या माना हो, फाई, और पहले वेव से नेट वेव का जो एम्पलीट्यूड है उनके बीच का फेज डिफरेंस क्या मान लिया, थीटा। क्या मान लिया, थीटा। तो बताओ बच्चों, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। याद करो मैं फॉर्मूला लिखा था f2 sin थीटा अपान f1 प्लस f2 cos थीटा लिखा था। तो उसी प्रकार से हो जाएगा, बताओ f2 के जगह क्या हो जाएगा, बताओ a2 sin थीटा अपान a1 प्लस ठीक है ना a2 cos थीटा, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है।
ये हमारा हो गया सेकंड फार्मूला, ठीक है, ये सेकंड फार्मूला हो गया, ये सेकंड रिजल्ट हमारे सामने आ गया, ठीक है ना। ये तो पहला, ये दूसरा आपका इक्वेशन दिया, तीसरा इक्वेशन दिया। चलो इक्वेशन दे दो, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 4 दे दो और इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर क्या दे दो, 5 दे दो, ठीक है। तो ठीक है, अब जल्दी से, ठीक है ना, आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, और मैं इधर इरेज कर रहा हूं क्योंकि आप इसको तो लिख ही चुके होंगे। ठीक है, तो अब बच्चों इधर देखिए, अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे वाई नेट का। वाई नेट का मतलब क्या हो गया, नेट डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ वाई नेट, ठीक है बच्चों, वाई नेट। तो बताओ बच्चों, सूत्र तो वही लगेगा, सूत्र y इज इक्वल टू क्या पढ़े बताओ, a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स से। अरे बोलो मेरे भाई, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है। तो y नेट इज इक्वल टू a। अब बताओ y नेट कह रहा हूं ना, y नेट मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट। तो नेट डिस्प्लेसमेंट जब बात करूंगा तो यहां पे बेटा मैं a नेट रखूंगा, a नेट। चलो भाई ए नेट को आप मान लो भाई, ए नेट को कुछ भी मान लो, लोग कैपिटल ए मान लो, ए नेट को ए नेट कैपिटल ए मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप यहां क्या हो जाएगा बताओ, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। बताओ ये पहला वाला वेक्टर था ना, ये पहला वाला वेक्टर था, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या था बताओ, y1 बराबर a1 साइन, एक मिनट थोड़ा छोटा है, लिखा भी था कुछ देर पहले, ठीक है, लिख दे रहा हूं यहां, y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी प्लस के x1। तो ठीक है साइन। अब बताओ जो नेट वाला है वो नेट वाला पहले वाले वेक्टर से कितने फेज डिफरेंस पे है बताओ, थीटा पे है, थीटा फेज डिफरेंस पे है। तो हो जाएगा बताओ ओमेगा टी प्लस के x1। ये तो फेज डिफरेंस है पहले वाले का, लेकिन कितना उससे आगे है, कितना फेज डिफरेंस है बताओ, थीटा। तो यहां पे लिख दोगे क्या बताओ, प्लस थीटा। बस इसको आप घेर दीजिए बेटा। ये आपका शायद 4th 5th तक दिए थे, आपका हो गया इक्वेशन नंबर 6। ये हमारा निकालना उद्देश्य था, ओमेगा टी प्लस के x1, ठीक है। और यहां क्या हो गया बताओ, प्लस थीटा। अच्छा आप कहोगे कि सर मतलब ये कहां से जुड़ गया, तो बेटा देखो ना, इसमें से अगर इसमें से यानी कि जो नेट वाला आपका डिस्प्लेसमेंट आया उसके फेज डिफरेंस में से, ये फेज डिफरेंस है भाई, वाई टी प्लस के x1 प्लस थीटा, इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे, किसको सब्ट्रैक्ट करोगे, पहले वाले का फेज डिफरेंस, सॉरी पहले वाले का फेज। ये हमारा जो नया वाला वेव बना है, उस नए वेव का क्या है बताओ, फेज। और ये फेज किसका है, जो पहला वाला वेव है उसका फेज है। तो नए वाले वेव के फेज में से अगर पहले वाले वेव का फेज सब्ट्रैक्ट करोगे ओमेगा टी प्लस के x1, बोलो तो देखो ना बेटा, ये पूरी चीज क्या हो गया बताओ, सब्ट्रैक्ट। तो बताओ फेज डिफरेंस कितना आया, फेज डिफरेंस हमारा क्या आया, थीटा। तो मैंने भी तो बोला था कि पहले वाले वेव से और न्यू वेव जो बन रहा है, जो नेट वेव बन रहा है, उसके बीच का फेज डिफरेंस क्या है, थीटा। तो देखो घटाने के बाद फिर क्या आ गया, थीटा आ गया। बस समझ में आ रहा है ना। तो इसी वजह से मैंने पहले वाले का जो फेज था उसमें प्लस थीटा ऐड कर दिया, कि जिसकी वजह से मैं इससे जब उसको सब्ट्रैक्ट करूं तो हमको थीटा मिले। बस समझ में आ रहा होगा। चलिए तो ये वाई नेट हो गया। अब यहां से ए की वैल्यू आप यहां से पुट कर सकते हो, यही तो है बेटा ए नेट। बताओ ए नेट को ही तो माना हूं ए, तो ए नेट मतलब कैपिटल ए को वैल्यू यहां से पुट कर सकते हो। और ये थीटा की वैल्यू आप यहां से पुट कर सकते हो, यहां इस वाले फार्मूले से निकाल के। तो ये हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट निकल गया, यानी कि पहला वाला जो वेव आया और दूसरा वाला जो वेव आया, पार्टिकल पी को स्ट्राइक किया, तो पार्टिकल पी के स्ट्राइक के बाद जो नेट डिस्प्लेसमेंट आया उसका इक्वेशन हो गया वाई नेट इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के x1 प्लस थीटा, जहां ए हमारा नेट एम्पलीट्यूड है न्यू वेव का और थीटा पहले वाले वेव से
नया वाला जो वेव बन रहा है उनके बीच का क्या है बताओ, फेज डिफरेंस। बात समझ में आया? तो ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये भी लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ा सा बेटा कठिन तो है क्योंकि 11th की चीजों का यूज है, वेक्टर का, एसएचएम का, ठीक है ना, उसके बाद वेव के इक्वेशन का, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ होगा, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगला लेक्चर हम लोग और भी देखेंगे बेटा कि कैसे इंटेंसिटी वगैरह निकालेंगे। ठीक है, तो और क्वेश्चंस भी न्यूमेरिकल भी देखेंगे, फिर देखेंगे कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, तो एक एक करके सीक्वेंस वाइज सब कुछ देखते जाएंगे। उम्मीद है कि ये लेक्चर्स आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग खूब लिखिए, पढ़िए, मेहनत करिए, एंजॉय करिए लाइफ का। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलेंगे, चलते चलते नाम तो सुना ही होगा।